नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फाइंड आउट विच ऑफ द डायग्राम्स गिवन इन द ऑल्टरनेटिव्स करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन शार्क, व्हेल एंड टर्टल्स। तो इनमें से कौन सा वेन डायग्राम शार्क, व्हेल और टर्टल के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, शार्क जो है वो एक प्रकार की फिश होती है, यानी कि मछली की कैटेगरी में आती है। व्हेल जो है वो मैमल्स होती है, यानी कि स्तनपायी जीव होता है। और जो कछुआ होता है दोस्तों, वो होता है रेप्टाइल्स। ठीक, रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाला जंतु। तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के जीव जंतु हैं, तो इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शार्क, व्हेल एंड टर्टल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। मोहन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो मोहन यहाँ से चलना शुरू करता है, वो साउथ की ओर चलना शुरू करता है, वो 1 किलोमीटर चला साउथ की ओर। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर। अब साउथ की ओर मोहन का मुँह यहाँ की है, यहाँ की ओर है दोस्तों, तो उसका लेफ्ट कहाँ को होगा, उसका लेफ्ट यहाँ को होगा, तो वो लेफ्ट चलता है 1 किलोमीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। उसके बाद फिर लेफ्ट की ओर चलता है 1 किलोमीटर, यानी कि यहाँ की ओर चलेगा 1 किलोमीटर। तो लास्ट में पूछा है कि नाउ ही इज़ फेसिंग, अब उसका मुँह किस दिशा में है। तो दोस्तों, अभी मोहन का मुँह किस दिशा में है, ये है नॉर्थ डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन, या कि उत्तर दिशा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। फाइनल पॉइंट में मोहन का मुंह की दिशा में है, उत्तर दिशा में है। अगला प्रश्न है, करण रिमेंबर्स दैट हिज सिस्टर्स बर्थडे इज नॉट आफ्टर 18th अगस्त। करण's मदर रिमेंबर्स दैट करण's सिस्टर बर्थडे इज बिफोर 20 अगस्त बट आफ्टर 17 अगस्त। ऑन विच डेट ऑफ अगस्त इज करण's सिस्टर बर्थडे। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है। यानी कि करण क्या बोल रहा है कि जो उसकी बहन है उसका जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है। यानी कि पहले की इसमें हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम ये मानेंगे कि करण ये मानता है कि उसकी बहन का बर्थडे कब है, 18 को है। लेकिन जो करण की मॉम है, हम यहाँ पर लिखते हैं मॉम, मॉम ये मानती हैं कि उसका जन्मदिन 20 अगस्त से पहले, 20 अगस्त को नहीं होगा, 20 अगस्त से पहले यानी कि 19 को हो सकता है, लेकिन 17 अगस्त के बाद, यानी कि 17 अगस्त को नहीं होगा, तो या तो 19 को होगा या 18 को होगा। तो बताइए करण की बहन का जन्मदिन किस दिन था। दोस्तों, हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा कॉमन आता है हम उसको लेते हैं। तो करण के केस में है 18 और मॉम के केस में है 19 और 18। तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 18 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या मानेंगे कि जो करण की बहन है उसका जन्मदिन कब होगा, 18 तारीख को होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। तो यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि टिश्यू, ऑर्गन, एटम, सेल, मॉलिक्यूल। हमको क्या करना है, इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है एटम, यानी कि अणु। फिर आता है मॉलिक्यूल, 3 के बाद 5 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, 1 टिश्यू से क्या बनता है, बहुत सारे जब टिश्यू एक साथ मिलते हैं, टिश्यू मतलब होता है हमारा दोस्तों ऊतक। जब बहुत सारे टिश्यूज हमारे एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सेल। सेल यानी कि कोशिका। आपने पढ़ा होगा कि ऊतकों के समूह को कोशिका कहते हैं। तो टिश्यू के बाद सेल बनेगी, और बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो ऑर्गन यानी कि अंग का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, सॉरी एटम, मॉलिक्यूल, टिश्यू, सेल, ऑर्गन, यानी कि 3, 5, 1, 4, 2,
35142 है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों एक मिरर इमेज से संबंधित है। जैसे कि मैं मिरर इमेज के क्वेश्चंस आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी करा चुका हूं। तो देखिए मिरर इमेज में हमेशा उल्टी छवि बनती है, लेकिन ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यानी कि फ्लिप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, और कभी भी उसमें सीधी छवि नहीं बनती है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 7 है, तो 7 का उल्टा छवि, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन में 7 जो है वो सीधा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस रीजनिंग की काफ़ी सारी वीडियोस में करा चुका हूँ, आप उनको जरूर देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली हैं। अगला प्रश्न है, इफ आर stand for minus, A stand for plus, B for divide and C for multiply, then what is the value of given equation। और यहाँ पर हमको ये बताया गया है दोस्तों नोट करके कि यहाँ पर बॉडमास रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, आपने बॉडमास रूल जरूर पढ़ा होगा। तो बॉडमास रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, हमको सीधे इसी ऑर्डर में इनको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि A का अर्थ क्या है, प्लस है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 25, A 37 लिखा है तो 25 प्लस 37, फिर 37 C2 लिखा है तो C का अर्थ मल्टीप्लाई है तो 37 मल्टीप्लाई 2, देन उसके बाद 2B4 लिखा हुआ है तो B का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 4, और इसी प्रकार से R1 लिखा है तो -1। ठीक, तो हम इसी दोस्तों इसमें हम बॉडमास रूल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको स्पेसिफाई किया हुआ है, हम इसको सीधे इसी ऑर्डर में जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो 25 प्लस 37 62 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 4 -1, उसके बाद ये आएगा 124, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 124 डिवाइडेड बाई 4, तो 124 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा मेरा 31 -1, तो 31 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 30। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 30। दोस्तों हमने इसमें बॉडमास का यूज़ नहीं किया, सीधे सीधे हमको जिस ऑर्डर में हमको इक्वेशन मिली थी हमने उसको उसी ऑर्डर में सॉल्व किया। तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 30। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है या कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है मिसिंग नंबर प्रॉब्लम्स। तो मिसिंग नंबर प्रॉब्लम तो हमारे रीजनिंग के सेक्शन में की पॉइंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमको एक कुछ बॉक्स दिए हुए हैं और उनमें कुछ नंबर्स हैं, ये मिसिंग डेटा हमको यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक पैटर्न बना लेते हैं और उसी पैटर्न के हिसाब से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 12, 27, 18, 13, फिर बीच में 20 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 से 16 आप पूरे नंबर्स देख सकते हैं। तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है। इस वाले पैटर्न को देखिए, पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक, देखिए 27 माइनस 13 कितना होता है 14, फिर और 12 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 6, इन दोनों को प्लस कर दो, हमारा बीच का नंबर निकल जाएगा। इसी प्रकार से देखो 16 में से 9 गया 7, प्लस 12 में से 6 गया 6, तो कितना आ गया 13 आ गया। हमको क्या करना है, दोनों नंबर्स को माइनस करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। ठीक, इसी प्रकार से देखो दोस्तों 10 में से 4 गया 6, 10 माइनस 4 6, प्लस 11 माइनस 5, 11 में से 5 गया कितना होता है, ये भी 6 होता है, तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 25, 36, 49, 9, 9, 16, 9, इस प्रकार से हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर एक मिसिंग डेटा दिया हुआ है, हमको इस डेटा को फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि यहाँ पर 25 है तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, और ये 16 है तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा 9 आएगा। इसी प्रकार देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है, प्लस 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो मैं दोनों को जोड़ दूँ तो बीच वाला नंबर आ जाएगा मेरा 9। इसी प्रकार से
49 होता है 7 का स्क्वायर प्लस 25 होता है 5 का स्क्वायर, और मैं दोनों को जोड़ दूं तो 7 + 5 कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर 25 दिया हुआ है तो ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है, तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे मिडिल वाला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 12, 7 + 5 12। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का कुछ है। तो देखिए 3 4 5 2 से हमको 26 लाना है, तो इसको हम कैसे लाएंगे, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, देखिए, और फिर उनको प्लस कर देंगे। देखिए जिसको 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 4 है, तो 5 4 जा कितना होता है 20, प्लस यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है, तो 3 2 जा कितना होता है 6, ये आ गया हमारा बीच का नंबर 26। इसी प्रकार से देखो 4 3 जा 12, प्लस ये 6 और ये 5, 6 5 जा 30, तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 42। बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप। 6 7 जा 42 प्लस 4 5 जा 20, तो 42 + 20 कितना होता है 62। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चनों को लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगले मिसिंग नंबर की ओर। तो दोस्तों ये है 48 12 5 25। तो इन नंबर्स को देख के आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। देखिए ये 4 टाइम्स है, 12 4 जा 48, 16 4 जा 64, तो 15 4 जा 60 हो जाएगा सीधे सीधे। ये तो हमारे पहले ही में निकल गया। और यहाँ क्या है नीचे वाले में, ये स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई 4 नीचे स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा मिसिंग नंबर की जगह 15 × 4 = 60। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला भी एक प्रकार का इक्वेशन है जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हमको उसी पैटर्न को क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों 23 5 2 9 और 10 0 और 2 4, मतलब 1024, और बी में आ रहा है 21 4 4 1। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि दोस्तों 23 का स्क्वायर तो होता है 529, और अगर मैं इसी 23 को रिवर्स कर दूं, यानी कि मैं इसको 32 लिख दूं, तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10 0 2 4, यानी कि एक बार तो उसी नंबर का स्क्वायर और एक बार उस नंबर को रिवर्स करके उसका स्क्वायर जो है यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार 21 का स्क्वायर होता है 441, और 21 को मैं रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो बस इसी को क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। 19 का स्क्वायर तो हमको दिया हुआ है 361, अब मैं 19 को रिवर्स कर दूं, इसको उल्टा कर दूं तो 91 हो जाएगा, और 91 का स्क्वायर क्या होता है 8281 होता है 91 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के पैटर्न हमको एग्जाम में कैच करने पड़ते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर जाएगा 91 का स्क्वायर 8281, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो जैसे कि बीज की साउंड होती है हम, यानी कि मधुमक्खियाँ भिनभिनाहट करती हैं, उनकी साउंड दी गई यहाँ पर। उसी प्रकार उल्लू यानी कि आउल की साउंड क्या होती है दोस्तों, ये साउंड भी आपको आने चाहिए। तो आउल की साउंड होती है हूट। क्या होती है, हूट। आउल की साउंड को हूट बोला जाता है। तो जिस प्रकार मधुमक्खियों की संबंधित है भिनभिनाहट से, उसी प्रकार उल्लू संबंधित है हूट से। ऑप्शन नंबर डी। अगला है फर्नीचर, बेंच और स्टेशनरी किससे संबंधित होगा। दोस्तों बेंच जो है एग्जाम्पल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, बेंच इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्नीचर। सो पेन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब जो पढ़ने लिखने वाले सामान होते हैं, जो हमारे पढ़ाई में यूज होने वाले जो सामान होते हैं दोस्तों, उनको स्टेशनरी बोला जाता है। तो पेन इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। तो राइट आंसर इज ए। हमको दोनों में क्या करना पड़ता है, संबंध स्थापित करना पड़ता है। कोल इज कॉल्ड ब्लैक डायमंड। कोयले को हम काला हीरा कहते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो पेट्रोलियम को हम क्या बोलेंगे, तो पेट्रोलियम को हम दोस्तों लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। कोयले को हम ब्लैक डायमंड बोलते हैं, तो उसी प्रकार पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, तरल सोना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों ऑड वन आउट, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे,
तीन ऑप्शन तो सेम होंगे लेकिन एक ऑप्शन जो है वो कुछ अलग होगा, तो वही हमारा आंसर होगा, उसी को हमको आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि कुमुदनी, लिली, हिबिस्कस, चंपा और जैस्मिन, यहाँ पर कुछ फूलों के नाम दिए हुए हैं। इनमें तीन फूल तो किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, लेकिन एक फूल जो होगा कोई अलग प्रकार का होगा। तो इसमें हिबिस्कस जो है दोस्तों वो अलग प्रकार का है। इसका रीज़न ये आ रहा है कि जो लिली, चंपा और जैस्मिन है, इनमें स्वीट फ्रेगनेंस होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है, स्वीट फ्रेगनेंस होती है, लेकिन जो गुड़हल हिबिस्कस है उसमें किसी प्रकार की कोई फ्रेगनेंस नहीं होती है। तो इसीलिए हिबिस्कस क्या हो जाएगा, इसका ऑड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों बनाना, मैंगो, कैश्यू और गुआवा, यानी कि केला, आम, काजू और अमरूद। तो इनमें से बनाना, मैंगो और गुआवा जो है वो फ्रूट्स हैं, वो क्या है, हमारे फ्रूट्स हैं। लेकिन जो कैश्यू यानी कि काजू है वो ड्राई फ्रूट है, वो फ्रूट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कैश्यू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काजू। ठीक है, अगला है दोस्तों एप्पल, ऑरेंज, टोमेटो और पोटैटो। तो इनमें से ऑड क्या है, इनमें से पोटैटो ऑड है। क्यों, क्योंकि पोटैटो जो है वेजिटेबल है, यानी कि सब्जी है, और अन्य सभी एप्पल, ऑरेंज और टोमेटो ये सब क्या हैं, फ्रूट हैं। दोस्तों हमको इसमें आपको इसमें टोमेटो और पोटैटो में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन टोमेटो फ्रूट की कैटेगरी में आता है, ये सब्जी की कैटेगरी में नहीं आता है। इसीलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है, ताकि आप एग्जाम में कन्फ्यूज ना हो। तो टोमेटो किस में आता है, फ्रूट की कैटेगरी में आता है, ना कि वेजिटेबल की कैटेगरी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पोटैटो, यानी कि आलू। अगला है दोस्तों टॉर्टोइज, क्रैब, फ्रॉग और फिश। तो टॉर्टोइज मतलब हो गया आपका कछुआ, क्रैब केकड़ा, फ्रॉग मेढक और फिश मछली। तो इसमें ऑड वन है फिश, क्योंकि फिश जो है दोस्तों वो सिर्फ पानी में रहती है। ठीक है, वो जलचर है, वो सिर्फ पानी में रहती है। लेकिन जो टॉर्टोइज, क्रैब और फ्रॉग हैं, ये तीनों क्या हैं, एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस यानी कि जल और थल, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फिश इज ऑड वन आउट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं अपनी प्रीवियस रीजनिंग की वीडियोस में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिए, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर सजेशन में आपको लगा दूंगा। निम्नलिखित भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जिसको पहले मिला है उसको हमको पहले रखना है, और देन जिसको लास्ट में मिला है उसको हमको लास्ट में रखना है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक, अभी मैंने अपनी प्रीवियस जीके की वीडियो में करा रखा कि एशिया में और इंडिया में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था 1913 में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3, देन उसके बाद 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो उसके बाद क्या आ जाएगा 2, मदर टेरेसा को कब दिया गया था, इनके सन भी आप याद कर लीजिए, जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को दिया गया था। तो ये हो जाएगा 3-2-1। और वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। तो सबसे पहले किसको दिया गया, 3, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, देन मदर टेरेसा, देन अमर्त्य सेन और देन वेंकटरमन रामकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3-2-1-4। ओके, the right chronological order is 3-2-1-4। तो इसको ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला एक ब्लड रिलेशन का सवाल है। तरुण इज फादर ऑफ रोहित, रोहित इज द ब्रदर ऑफ कला, कला इज द वाइफ ऑफ दिलीप, हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू रोहित। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, मैं कैसे करता हूँ इसको। तरुण रोहित का पिता है, तो तरुण जो है फादर, जब हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लस से करते हैं, और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो माइनस से करते हैं। तो तरुण फादर है किसका, रोहित का। रोहित इज ब्रदर ऑफ कला, तो जब हम ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन करेंगे तो खाली एक लाइन मारेंगे, ठीक है। कला, कला अब उसकी बहन होगी। और जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आएंगे तो हम ऐसे तीर का साइन बनाएंगे। और जब हस्बैंड वाइफ का बनाएंगे तो अभी आपको बताता हूँ। कला दिलीप की पत्नी है तो हस्बैंड वाइफ को हम ऐसे शो करते हैं, कला दिलीप की पत्नी है। तो अगर कला पत्नी है तो दिलीप क्या होगा, पति होगा। ठीक, तो बताओ कि दिलीप रोहित से कैसे संबंधित है। तो रोहित दिलीप को क्या बोलेगा,
तो रोहित दिलीप को बोलेगा ब्रदर इन लॉ। दोस्तों ब्रदर इन लॉ का मतलब सिर्फ देवर ही नहीं होता है, यहाँ पर देवर लिखा हुआ है, लेकिन ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा साला ये भी होता है, ठीक है। जीजा जी बोलते हैं, साला बोलते हैं, ठीक है ना, और जेठू बोलते हैं और देवर भी बोलते हैं। तो ब्रदर इन लॉ, तो रोहित दिलीप से कैसे संबंधित है, तो रोहित दिलीप को बोलेगा ब्रदर इन लॉ यानी कि जीजा जी, क्योंकि वो उसकी बहन का पति है, तो इसीलिए इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ का, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। अगला प्रश्न है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है हेलुसिनेशन, तो आप हेलुसिनेशन वर्ड के लेटर्स का उपयोग करके इन ऑप्शंस में दिए हुए किस वर्ड को नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों जो हेलुसिनेशन के लेटर्स हैं उनसे हम लायन बना सकते हैं, लोन भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें LOAN प्रेजेंट है, नेशन भी बना सकते हैं, लेकिन लोशन नहीं बना सकते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लोशन में 2 O प्रेजेंट हैं, लोशन में 2 बार O लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक ही बार O है, ठीक है। तो इसीलिए हम हेलुसिनेशन का लेटर्स का उपयोग करके लोशन को नहीं बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर 962 को 269 लिखा गया है, 865 को 568 लिखा गया है, तो 541 को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए, यानी कि छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे। देखो 2 सबसे छोटा, फिर 6, फिर 9, देन उसके बाद 5, 6, 8, तो इसको क्या लिखेंगे हम 145। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 145। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको। अगर मल्टीप्लाई किया है तो इसको आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ये रीजनिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें हमको नहीं करने हैं, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें से हमको रॉन्ग नंबर का पता लगाना है। अब आपको सीरीज़ काफ़ी लंबी लग रही होगी, लेकिन इसमें बहुत ही ईजी है। तो इसमें हमारा रॉन्ग नंबर क्या होगा दोस्तों, इसको ध्यान लगाइएगा, इसमें रॉन्ग नंबर होगा 37। क्यों, क्योंकि 37 को छोड़कर सारे के सारे नंबर जो है नॉन प्राइम हैं, लेकिन 37 एक प्राइम नंबर है, तो इसीलिए 37 इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा या ऑड हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि 1 से या फिर खुद से डिवाइड होता है और किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की ये प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।